हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉस्बी की हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मॉस्बी की रेस्पिरेटरी सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान रखने हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर 125 और 126 हमारे यूज़ के नहीं है, ये मोर ऑफ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 126 तो बहुत ईजी आप कर सकते हैं, इसमें दे रखी है अवेलेबल डोज दे रखी है, मिनट दे रखे हैं, ड्रॉप फैक्टर दे रखे हैं, ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, फॉर्मूला पुट करना है बस। स्टार्ट करते हैं हम 127 से, जहाँ पर हमसे पूछा जाएगा रेस्पिरेटरी यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 127, अ नर्स यूजेस एब्डोमिनल थोरासिक थ्रस्ट हेमलिच मैन्युअर। नर्स क्या यूज़ कर रही है, हेमलिच मैन्युअर व्हेन अ ओल्डर अडल्ट इन अ सीनियर सेंटर चोक्स ऑन अ पीस ऑफ मीट। एक व्यक्ति है जिसे चोकिंग हो गई है मीट के थ्रू, उसको हेमलिच मैन्युअर एक नर्स दे रही है। विच वॉल्यूम ऑफ एयर इज द बेसिस ऑफ एफिकेसी ऑफ एब्डोमिनल थ्रस्ट टू एक्सपेल अ फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द लंग्स इन द लैरिंग्स। कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है कि अगर हेमलिच मैन्युअर किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, उस व्यक्ति को जिसने चोक कर लिया है उस व्यक्ति को हेमलिच मैन्युअर दिया जा रहा है, तो इनमें से कौन सी आप यहाँ पर एयर बेसिस यूज़ करोगे, विच वॉल्यूम ऑफ एयर बेसिस यूज़ आप करोगे, टाइडल वॉल्यूम यूज़ करोगे, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी या इंस्पिरेटरी रिजर्व। इनमें से क्या यूज़ करोगे आप जिसके थ्रू हेमलिच मैन्युअर में उस मीट के पार्ट को बाहर निकाला जाता है। समझाने की कोशिश करता हूँ इमेज से। ये देखिए, ये होता है हेमलिच मैन्युअर। आप देख सकते हैं अगर चोकिंग होगी तो इस तरीके से दोनों हाथों को एब्डोमेन में रख के ऊपर की तरफ थ्रस्ट दिया जाता है, ठीक है। और इमेजेस भी आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हेमलिच मैन्युअर दिया जा रहा है। लेकिन बेबीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये देखिए, ये बेबीज़ को ऐसे उल्टा हाथ में रख के उनके बैक पे स्लैप दिया जाता है, बैक स्लैप दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बेबीज़ में बैक स्लैप दिया जाता है चोकिंग की कंडीशन में, जबकि अडल्ट में हेमलिच मैन्युअर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे, वो देखते हैं। तो बच्चे याद रखना कि जब भी आप हेमलिच मैन्युअर देते हो तो आप यूज़ करते हो उस व्यक्ति का रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या यूज़ करते हो, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये समझने से पहले आप चारों वॉल्यूम समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न जो आपको नर्सिंग जगत में इन क्वेश्चन से मिलके बनेगा वो बनेगा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम, पहला क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बच्चे। जब आप नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो और नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हो उसी को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। किसी व्यक्ति का नॉर्मल सांस अंदर लेना और नॉर्मल सांस बाहर लेने में जितनी एयर अंदर और बाहर ले रहे हैं उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है। और ये कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 500 ml। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। और होता क्या है टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन को क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है ये सुनिए। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, रेसिडुअल यानी बचा हुआ। तो बचे हुए से आप क्या समझते हो, यानी कि नॉर्मल आपने क्या किया, आपने मैक्सिमम एक्सेलेशन कर दी, आपके अंदर जितनी सांस थी आपने एक्सेल कर दी। मैक्सिमम एक्सेलेशन के बाद जितनी हवा अंदर बची यानी रेसिडुअल, उसी को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी जब कोई व्यक्ति पूरी सांस बाहर छोड़ दे, मैक्सिमम एक्सेलेशन कर दे, उसके बाद भी उसके लंग्स में जो थोड़ी सी हवा बची है उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, आंसर जाता है 1200 ml, 1200 ml। और ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml और रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहीं से ये बात समझ लीजिए कि जो बची हुई एयर है ना, जो बची हुई एयर है जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कह रहे हैं, वही काम आएगी हेमलिच मैन्युअर में, वही काम आएगी हेमलिच मैन्युअर में। क्योंकि मान लीजिए उस व्यक्ति को चोक हो गया, अब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो हो नहीं रही, तो जो उसके लंग्स में एयर बची हुई है
उसी का यूज़ करके आप क्या करते हो, एब्डोमिनल से पकड़ के व्यक्ति को एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हो, तो उसी का यूज़ करके आप चाहते हो कि जो वो चोक्ड मटेरियल है वो बाहर आ जाए। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि हेमलिच मैन्योर में कौन सी आप वॉल्यूम यूज़ करेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम यूज़ करी जाती है। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी है कि आप डीपेस्ट इनहेल करो, बहुत गहरी सांस लो, डीपेस्ट इनहेलेशन के बाद आप कितनी एयर बाहर एक्सेल कर सकते हो। आपने पहले डीपेस्ट इनहेलेशन कीजिए, ऐसे पूरी सांस अंदर लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आप कितनी सांस छोड़ सकते हो। पूरी सांस अंदर लीजिए और फिर पूरी सांस छोड़ दीजिए। इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद आउट आफ्टर डीपेस्ट इनहेलेशन। डीपेस्ट इनहेलेशन के बाद कितना वॉल्यूम आप एक्सेल कर रहे हो, उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है। बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4800 ml, 4800 ml, याद रखिएगा। ये मेल्स में है 4800 ml। अगर आपसे पूछे फीमेल में कितना होता है तो याद रखिएगा फीमेल में ये होता है 3100। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं 3100 और 4800। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV भी लिखते हैं इसको। ये क्या होता है बच्चे, आपने एक नॉर्मल इंस्पिरेशन लिया, नॉर्मल सांस अपने अंदर ली। अब जितनी आपने नॉर्मल सांस अंदर ले ली उसके बाद आप फोर्सफुली और ज़्यादा इंस्पिरेशन करोगे, और ज़्यादा सांस अंदर लोगे। नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद और ज़्यादा फोर्सफुली आप इंस्पिरेशन कर रहे हो, अंदर सांस ले रहे हो, तो जो टोटल वॉल्यूम होता है उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर एट द एंड ऑफ इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। यानी नॉर्मल इंस्पिरेटरी जो आपकी है उसके एंड पे, उसके बाद आप मैक्सिमम और कितनी सांस अंदर ले सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी दिखेगी आपको, तो आप बच्चे क्या बताओगे, 3300 ml। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। IRV कितनी होती है, 3300 ml। ठीक है, तो चारों मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। अगर नॉर्मल समझाऊँ तो नॉर्मल कितनी सांस आप अंदर लेते हो, कितनी सांस बाहर छोड़ते हो, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन में। रेसिडुअल यानी बची हुई, यानी मैक्सिमम बाहर छोड़ने के बाद कितनी हवा अंदर बच गई है, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मैंने आपको क्या बताई थी कि डीपेस्ट इनहेलेशन के बाद पूरी सांस अंदर लेने के बाद आप कितना बाहर छोड़ रहे हो, उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और इंस्पिरेटरी रिजर्व किसे कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व कहते हैं जब आप नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और ज़्यादा फोर्सफुली इंस्पायर करते हो। तो ये चार चीज़ें याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। अब देखिए, अभी क्वेश्चन आपको बड़ा इजी लगेगा। ये कह रहा है क्लाइंट स्टेट दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेड दैट टाइडल वॉल्यूम, डॉक्टर कह रहा है कि टाइडल वॉल्यूम इनका कम हो चुका है। आस्क द नर्स व्हाट दिस मीन्स, विच एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स प्रोवाइड अबाउट द वॉल्यूम ऑफ एयर बीइंग मेजर्ड टू डिटरमाइन टाइडल वॉल्यूम। डॉक्टर ने कहा एक व्यक्ति को कि आपका टाइडल वॉल्यूम कम हो गया है, और उस व्यक्ति ने नर्स से पूछा कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा क्यों बोला, टाइडल वॉल्यूम कम हो गया है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, मैं इससे क्या समझूं। तो नर्स अब बताओ उसे क्या बोलेगी। मैंने आपको ऊपर बताया कि टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन जब कोई व्यक्ति कर रहा होता है उसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 500 ml होता है नॉर्मली। ये हमने पढ़ा था ना। तो अब मुझे बताइए 128 का आंसर क्या होगा। बहुत ईजी हो जाएगा 128 का आंसर। टाइडल वॉल्यूम इसमें आप ढूंढिए, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, एक्सेल्ड आफ्टर देयर इज नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप सांस छोड़ रहे हो, इसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद नॉर्मल एक्सपिरेशन देखने को बोल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। हम देखते हैं बाकी क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है एक्सेल्ड फोर्सफुली आफ्टर रेगुलर एक्सपिरेशन। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद और ज़्यादा फोर्सफुली सांस छोड़ रहे हो, एक्सपिरेशन कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद और फोर्सफुली सांस छोड़ रहे हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है, इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर ट्रिपिकल इंस्पिरेशन। ये हमने अभी पढ़ा कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हो, सांस अंदर ले रहे हो, उसको कहते हैं
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और लास्ट है ट्रैप्ड इन द एल्वोलाई आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन। मैक्सिमम हवा छोड़ने के बाद जो ट्रैप्ड या बची हुई एयर है लंग्स में, उसको क्या कहते हैं? तो आंसर जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। आज के बाद होपफुली ये गलत नहीं होगा आपका। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? ट्रैप्ड एयर। नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद और फोर्सफुली लेना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद और फोर्सफुली छोड़ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और नॉर्मल सांस अंदर लेना और नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या चले जाएगा? फर्स्ट। समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन बता दीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जिक्र किया, आप मुझे बताइएगा कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है। बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 129। अ नर्स इज इंटरेक्टिंग अ क्लाइंट टू यूज एन इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंसेंटिव स्पायरोमेट्री से। व्हाट क्लाइंट एक्शन इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। इनमें से क्या चीज़ मरीज गलत करेगा तो आप उसे फर्दर इंस्ट्रक्शन दोगे। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ये आपसे जानना चाह रहा है वो। पहला है ब्लोइंग विग्रेसली इनटू द माउथ पीस, गेटिंग इनटू अ चेयर टू यूज द स्पायरोमेट्री, कफ डीपली आफ्टर यूजिंग द स्पायरोमेट्री एंड यूजिंग लिप टू फॉर्म अ सील अराउंड द माउथ पीस। पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री मरीज कैसे यूज़ करता है। ये देखिए, ये इमेज आप देख पा रहे होंगे। इस इमेज में जो ये महिला यूज़ कर रही है ये है स्पायरोमेट्री, है ना। ये इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज़ कर रही हैं। अब देखिए माउथ ने सील बनाया हुआ है माउथ पीस पे, माउथ पीस देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सील बना होता है, ये बात ध्यान रखना। सेमी फाउलर पोजीशन या सीटिंग पोजीशन में मरीज रहेगा हमेशा। दूसरी दो बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने इमेज अगर देख लिया तो मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मरीज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज़ कर रहा है तो क्या चीज़ गलत कर रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्लोइंग विग्रेसली इनटू द माउथ पीस। बच्चे ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं करना है। विग्रेसली ब्लो नहीं करना है माउथ पीस में। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में क्या होता है, पहले आपको सांस पूरी छोड़ देनी है, फिर धीरे 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 आपको डीप इनहेल करना है, सांस भरनी है अंदर, और उसके बाद जो माउथ पीस था ना उसके थ्रू, पर्स्ड लिप के थ्रू आपको सांस छोड़नी होती है। तो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में बाकी तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। गेटिंग इनटू अ चेयर टू यूज़ द स्पायरोमेट्री, हमेशा स्पायरोमेट्री यूज़ करने के लिए चेयर पे बैठे। कफिंग डीपली आफ्टर यूजिंग द स्पायरोमेट्री, हमेशा स्पायरोमेट्री यूज़ करने के बाद कफ करें डीपली। यूजिंग लिप्स टू फॉर्म अ सील अराउंड द माउथ पीस, और हमेशा माउथ पीस के अराउंड एक सील बना के चलें। ये तीनों चीज़ें सही है और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ना, वो ये याद रखनी है कि हमेशा स्पायरोमेट्री देते समय मरीज सीटिंग या अपराइट पोजीशन में होगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन, हमेशा वो क्या करेगा, माउथ पीस के अराउंड, जो माउथ पीस होता है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। माउथ पीस जहाँ पे से वो एक्सहेल करता है उस माउथ पीस में उसको वहाँ पर सील बना के रखना है माउथ से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जब व्यक्ति सांस छोड़ने के बाद गहरी सांस अंदर भरेगा, उसके बाद 5 सेकंड तक उसे कहना है कि आप गहरी सांस को होल्ड करके रखिए, और 5 सेकंड के बाद उसे कहना है कि धीरे धीरे पर्स्ड लिप, किसके थ्रू, देखिए ये मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, पर्स्ड लिप के थ्रू उसको धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ना है, सील बना के रखना है माउथ पीस के चारों तरफ, और उसे कहना है कि ये आप कम से कम पांचवी चीज़ कितनी बार करें, 1 घंटे में, यानी आर में 10 बार, 10 टाइम्स 10 बार करें 1 घंटे में। तो ये 5 क्वेश्चन अगर आपको याद है तो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमेशा सिटिंग पोजीशन में माउथ पीस में सील बना के रखें, 5 सेकंड तक सांस अंदर लेने के बाद होल्ड करें। पर्स्ड लिप के थ्रू ब्रीथिंग करी जाती है, एक्सहेल पर्स्ड लिप के थ्रू किया जाता है, और उसे कहा जाता है कि 1 घंटे में इसे 10 बार करना है आप, ठीक है। और स्पायरोमेट्री देने के बाद उसे कहेंगे कि आप कफिंग करिए, डीप कफिंग करिए, है ना। सील तो मैंने आपको बता दिया है कि बना के रखना है, और चेयर में बैठ के हमेशा स्पायरोमेट्री देते हैं। लेकिन ब्लोइंग विग्रेसली गलत है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे पहले सांस छोड़ी जाती है, फिर धीरे धीरे सांस पूरी भरी जाती है, देन छोड़ी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 129। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
130 देखते हैं क्या पूछ रहा है। द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर अ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने जा रहे हैं मरीज का। द नर्स एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग द टेस्ट वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट विल गिव द क्लाइंट इज टू ब्रीथ नॉर्मली। व्हाट शुड द नर्स टीच इज बीइंग मेजर्ड व्हेन द क्लाइंट फॉलो दिस डायरेक्शन। एक मरीज का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होने जा रहा है। नर्स उसे कह रही है कि आपको जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है वो बोलेगा कि नॉर्मल सांस लो और नॉर्मल सांस छोड़ो, है ना। टू ब्रीद नॉर्मली, नॉर्मली जैसे आप सांस लेते हो वैसे ही सांस लो और वैसे ही सांस छोड़ो, ये आपको रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बोलेगा। तो इस कथन से आप क्या समझते हैं कि क्या उसका मेज़र कर रहे होंगे, बताओ। अगर वो नॉर्मली इंस्पायर करेगा और नॉर्मली एक्सपिरेशन करेगा तो कौन सी वॉल्यूम उसकी देखना चाह रहे होंगे डॉक्टर लोग, ये देखिए आंसर जाएगा। क्या टाइडल वॉल्यूम देखेंगे, क्या वाइटल कैपेसिटी देखेंगे, क्या एक्सपिरेटरी रिजर्व देखेंगे या इंस्पिरेटरी रिजर्व देखेंगे। सीधा साधा आंसर है टाइडल वॉल्यूम। जब भी कोई व्यक्ति नॉर्मली इंस्पिरेशन नॉर्मली एक्सपिरेशन करता है तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम दे कहते हैं। और अगर हमने उसे कहा है कि आप नॉर्मल पीएफटी के दौरान नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करिए तो जाहिर सी बात है हम टाइडल वॉल्यूम मरीज का देखना चाह रहे हैं जो कि 500 ml होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। द नर्स आइडेंटिफाई दैट अ क्लाइंट हीमोग्लोबिन लेवल इज डिक्रीजिंग। हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है एंड इज कंसर्न्ड अबाउट टिश्यू हाइपोक्सिया। और उसे लग रहा है कि टिश्यू हाइपोक्सिया हो सकता है मरीज को क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। एन इंक्रीज इन व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट्स एन एक्सिलरेशन इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से क्या बढ़ जाएगा कि आप समझ जाओगे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ टूट रहा है। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होता है तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या इनमें से क्या बढ़ेगा कि आप समझ जाओगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। तो अगर ऑक्सीजन टूट रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है बच्चे, तो बताओ जब ऑक्सीजन कम होती है तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है अगर पार्शियल प्रेशर PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है CO2 बढ़ जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से हम उसे बताएंगे कि अगर पार्शियल प्रेशर PCO2 की वैल्यू आपको ज़्यादा दिख रही है तो समझ जाओ ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो रहा है। तो सीधा साधा आंसर है जब भी वो पूछे कि मरीज में टिश्यू हाइपोक्सिया हो रहा है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ बढ़ेगी, आप बताओगे PCO2। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम होगा तो CO2 बढ़ेगी। और एक टिप यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ कि जब भी CO2 बढ़ेगी मरीज को रेस्पिरेटरी क्या होगा बच्चे, एसिडोसिस। क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बात सुन लो, आप लोग कई बार ये क्वेश्चन गलत करते हो। वो पूछता है CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है। कार्बोक्सी मत बोल देना, वो गलत होता है। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन ये कंपाउंड बनाता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होता है तब बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये दोनों बातें याद रखना, पूछी जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब आप मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन बताइए, यहाँ पर आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे कि रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर बताइए, रेस्पिरेटरी सेंटर का आप मुझे आंसर बताएंगे कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। अ नर्स असेस दैट सेवरल क्लाइंट हैव लो ऑक्सीजन सैचुरेशन। बहुत सारे पेशेंट के ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है। विच क्लाइंट वुड बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम रिसीविंग ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। ये कह रहा है किस मरीज में नेजल कैनुला लगाने का सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। अब देखता हूँ, मैं पहले आपको इमेज दिखाता हूँ नेजल कैनुला दिखता कैसा है। ये देखिए, ये है नेजल कैनुला। देखिए आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, इसे कहते हैं नेजल कैनुला। अब ये नेजल कैनुला किस लिए लगाया जाएगा या किन मरीजों को ज़्यादातर लगाया जाता है ये बताता हूँ। तो जो नेजल कैनुला है बच्चे, वो उन मरीजों को ज़्यादा लगाया जाता है जो
लाइक जिनको खाना खाना है, खाना खाते समय या बात करते समय, या उनसे मिलने ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उसको बात करना है, तो सिंपल सा आंसर है कि नेज़ल कैनुला सबसे अच्छा किस व्यक्ति के लिए या किस पेशेंट के लिए होगा, जो रिसीव करेगा मैनी विजिटर्स वाइल सिटिंग इन अ चेयर, जो आराम से चेयर में बैठा हुआ है और उससे मिलने के लिए खूब सारे विजिटर आ रहे हैं, अब वो उनसे बात कर पाए। देखिए, अगर आप मास्क लगाएंगे तो क्या पेशेंट बात कर पाएगा? नहीं। तो ऐसे मरीजों में नेज़ल कैनुला प्रीफर किया जाता है। सिंपल सा आंसर है, इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेज़ल कैनुला किस में यूज़ करेंगे? जिसमें बहुत सारे विजिटर्स, या फिर कई बार लिखा रहता है मरीज को खाना खाना है और उसका मास्क लगा हुआ है, तो आप मरीज को खाना कैसे खिलाओगे? आप मरीज को नेज़ल कैनुला लगा दोगे और उसके साथ मरीज को क्या करोगे? आप खाना खिलाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, द नर्स रिपोजिशन अ क्लाइंट विद डायग्नोज्ड विद एम्फाइसीमा। व्यक्ति को एम्फाइसीमा है, नर्स रिपोजिशन करती है, और क्यों नर्स उसको ये पोजीशन दे रही है? ताकि फैसिलिटेट हो सके ब्रीदिंग। विच पोजीशन फैसिलिटेट मैक्सिमम एयर एक्सचेंज। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जब भी किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और आपको उसको ऐसी पोजीशन देनी हो जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एयर एक्सचेंज होगा, सबसे बेहतर वो सांस ले सकता है, तो उस पोजीशन का नाम क्या है? याद रखिएगा, ऑर्थोप्निक पोजीशन। ऑर्थोप्निक पोजीशन में ऐसा टेबल लगा रहता है और मरीज उसके ऊपर इस तरीके से लेटता है। मैं अभी आपको इमेज दिखा देता हूँ, लेकिन डायरेक्टली याद रखिएगा, मैक्सिमम एयर एक्सचेंज कौन सी पोजीशन में होता है? ऑर्थोप्निक पोजीशन। दिखा देता हूँ इमेज, ये देखिए, ये जो इमेज है ये ऑर्थोप्निक पोजीशन की है। इस तरीके से पेशेंट, या आप ये वाली इमेज देख सकते हैं, इस तरीके से पेशेंट बेड के ऊपर एक टेबल लगी होगी, कार्डियक टेबल, और उस पर लीन हो रखा होगा, तो इसको ऑर्थोप्निक पोजीशन कहते हैं। इसमें मैक्सिमम एयर एक्सचेंज होती है, ये याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में। ये कह रहा है क्लाइंट इज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड एटिलेक्टिसिस। एटिलेक्टिसिस मरीज को हो गया है। एटिलेक्टिसिस में एल्वोलाई क्या करते हैं बच्चे? एल्वोलाई कोलैप्स कर जाते हैं। तो एटिलेक्टिसिस है मरीज को। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग द क्लाइंट। एक मरीज को एटिलेक्टिसिस है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण उसमें दिखाई देगा? सीधा सा आंसर है, इसमें कभी भी आप ऑप्शन में मत देखिए, घर से ही रट के जाइए, समझ लीजिए। एक आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए, जब भी एटिलेक्टिसिस होता है ब्रेथ साउंड डिमिनिश्ड हो जाती है बच्चे। ये क्वेश्चन तो बहुत बारी टारगेट हाई में भी पूछा गया है। डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, एटेलेक्टिसिस में डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, क्योंकि एल्वोलाई कोलैप्स हो चुके हैं, तो लोअर लोब्स में आप देखोगे आपको ब्रेथ साउंड एब्सेंट मिलेगी या डिमिनिश्ड मिलेगी। अब आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड मिलता है, ऐसी और कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड मिलता है, ये प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। ऐसी 3-4 कंडीशन और हैं, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 3-4 कंडीशंस मुझे बताइएगा जिनमें डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड देखी जाती है। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, एटेलेक्टिसिस में हमेशा डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड होगी, क्योंकि एल्वोलाई कोलैप्स कर गए हैं, उस जगह पर आपको ब्रेथ साउंड नहीं सुनाई देगी या कम सुनाई देगी। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। ये कह रहा है क्लाइंट वॉज इन्वॉल्व इन मोटर व्हीकल कोलिजन। मरीज का एक्सीडेंट हो गया, सस्टेन मल्टीपल इंटरनल इंजरीज, उसकी इंजरीज हुई है काफ़ी, थोरेसिक सर्जरी हुई है, वॉज परफॉर्म्ड, उसकी थोरेसिक सर्जरी, चेस्ट की सर्जरी हुई। अब आफ्टर द सर्जरी द क्लाइंट हैज़ 2 चेस्ट ट्यूब अटैच्ड। सर्जरी के बाद 2 चेस्ट ट्यूब लगाए गए हैं मरीज को टू क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। प्लेस एन एक्स ऑन द इमेज ऑन द राइट वेयर द नर्व शुड पाल्पेट टू आइडेंटिफाई वेयर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा मोस्ट लाइकली में आकर। आपको मैं बता देता हूं, इसमें एक ही वर्ड यूज किया गया है और वो शब्द है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। मरीज की अगर चेस्ट ट्यूब लगी हो तो हमेशा मरीज को सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के लिए देखो। यहाँ पर मरीज को 2 चेस्ट ट्यूब लगी है, इमेज देख लेते हैं। यहाँ पर मरीज को 2 चेस्ट ट्यूब लगी हुई है। बच्चे याद रखना, हमेशा जो चेस्ट ट्यूब ऊपर लगी होती है ना, देखिए ये कहाँ पर लगी है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में।
जो चेस्ट ट्यूब ऊपर लगी होती है वो हमेशा एयर को रिमूव करने के लिए लगी होती है, क्योंकि एयर हमेशा ऊपर होती है। और जो चेस्ट ट्यूब नीचे होती है ना, वो चेस्ट ट्यूब जैसे यहाँ पर मान लीजिए 8th इंटरकॉस्टल स्पेस, जो चेस्ट ट्यूब नीचे लगी होती है वो हमेशा वाटर या फिर ड्रेनेज, वाटर या फिर आप कोई भी लिक्विड, वाटर बोलना सही नहीं होगा, लिक्विड आप बोल सकते हैं, किसी भी लिक्विड को या किसी भी ड्रेनेज को हटाने के लिए कहाँ पर चेस्ट ट्यूब लगाई जाती है? 8th इंटरकॉस्टल स्पेस में। और हमेशा एयर को रिमूव करने के लिए कहाँ पे लगाई जाएगी? 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस में। अब हमसे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ये हमें कह रहा था कि आप उस जगह पर एक्स बनाओ जहाँ पर सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। आप क्या देखने चाह रहे हो? सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा। तो अब मैं एक्स बनाता हूँ वहाँ पर जहाँ पर सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। ये है वो रीज़न। कौन सा रीज़न है? ये बच्चे देखो, एयर कहाँ से रिमूव कर रहे हैं? 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस से। तो जहाँ पर भी चेस्ट ट्यूब लगाई गई होती है ना बच्चे, उसके आसपास आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पर चेस्ट ट्यूब इंसर्ट हो रही है तो इसके आसपास का जो एरिया है ना, इसको आपको उंगली से, फिंगर टिप से पाल्पेट करके देखना होता है। अगर यहाँ पर पाल्पेशन के दौरान आपको क्रैकलिंग नज़र आती है, क्रैकलिंग फेल्ट होती है, अगर आप चेस्ट ट्यूब जहाँ पर है उसके आसपास के एरिया को उंगली से दबा कर देखें, वहाँ पर आपको क्रैकलिंग फील हो रही है, क्रैकिंग फेल्ट हो रही है, जिसे हम क्रेप्टस भी कहते हैं कई बारी, तो समझ जाइए चेस्ट ट्यूब अच्छे से यहाँ पर अटैच नहीं है और एयर लीक हो चुकी है। और वो एयर लीक होकर कहाँ पे आ चुकी है? स्किन के नीचे, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो गया? सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा। तो आप किसके लिए देखेंगे? आप देखेंगे प्रेजेंस ऑफ क्रैकलिंग सेंसेशन बीनीथ द फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स के नीचे अगर आपको क्रेप्टस नज़र आ रहा है या फिर क्रैकलिंग फील हो रही है तो समझ जाइए एयर लीक हो चुका है, एयर लीक हो चुका है। और इसी को कहते हैं, अगर एयर लीक हो जाएगी वहाँ पर और वो स्किन के नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगी तो उसे कहते हैं सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा। तो कभी भी कहाँ पर देखोगे? जहाँ पर चेस्ट ट्यूब लगी होगी ना बच्चे, मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर चेस्ट ट्यूब लगी होगी उसके आसपास के एरिया, यहाँ पर आपको देखना है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के लिए। और कैसे देखोगे? आप वहाँ पर पाल्पेट करके देखोगे कि आपको क्रिप्टस या फिर क्रैकलिंग फील हो रही है या नहीं। समझ में आया? तो ये होता है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा का कॉन्सेप्ट। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी 2nd इंटरकॉस्टल में होगा तो एयर के लिए, 8th इंटरकॉस्टल में लगाया जाता है तो फ्लूइड को रिमूव करने के लिए लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 बहुत ही ईजी है, मैंने अभी आपको समझाया है, पढ़िए। अ क्लाइंट इज शॉट इन द चेस्ट ड्यूरिंग अ होल्ड अप एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द हॉस्पिटल वाया एम्बुलेंस। एक मरीज है जिसकी गन शॉट लगी है चेस्ट में और उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट चेस्ट ट्यूब आर इंसर्टेड। एमरजेंसी डिपार्टमेंट में चेस्ट ट्यूब डाला गया है। वन इन द 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस, एक चेस्ट ट्यूब तो डाला गया है 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस में और दूसरा डाला गया है बेस ऑफ द लंग में। तो मुझे बताइए 2nd में क्यों डाला होगा? एयर को हटाने के लिए। बेस ऑफ द लंग में क्यों डाला होगा? लिक्विड को हटाने के लिए। ठीक है। वट डज द नर्स एक्सपेक्ट द ट्यूब इन द 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस? अरे इतना आसान क्वेश्चन। ये कह रहा है कि नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस में क्यों डाली गई होगी ट्यूब, क्या करने के लिए डाली गई होगी? सीधा सा आंसर है, आप क्वेश्चंस ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। सीधा सा आंसर है रिमूव द एयर इन द दैट इज प्रेजेंट इन द इंटरप्लूरल स्पेस। हमेशा एयर को रिमूव करने के लिए कहाँ पर ट्यूब इंसर्ट करी जाती है? 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस। और अगर ये फ्लूइड बोलता, जो ऑप्शन 2nd है सेरोसेंजिनस फ्लूइड, तो इसके लिए कहाँ पर किया जा रहा है? बेस ऑफ द लंग, लंग के बेस में चेस्ट ट्यूब का डालना या फिर 8th इंटरकॉस्टल स्पेस वगैरह में चेस्ट ट्यूब का डालना फ्लूइड को रिमूव करने के लिए होता है, जबकि एयर को रिमूव करने के लिए 2nd इंटरकॉस्टल स्पेस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, बहुत ईजी है, हमने अभी डिस्कस किया है। हाउ शुड द नर्स मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा? नर्स सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा के लिए कैसे देखेगी? हमने बताया था ना कि जहाँ पर चेस्ट ट्यूब इंसर्ट हो रही है उसके आसपास आपको पाल्पेट करके देखना है। जहाँ पर आपको क्रिप्टस नज़र आए
क्रिप्टस फेल हो, आप समझ जाइएगा सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो चुका है। यही इसका आंसर है। आफ्टर द इंसर्जन ऑफ चेस्ट ट्यूब डालने के बाद नर्स सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के लिए कैसे देखेगी? जाहिर सी बात है, ऑप्शन पढ़ते ही आपके मन में आंसर आ चुका होगा। पाल्पेट अराउंड द ट्यूब इंसर्जन साइड फॉर क्रिप्टस। अगर जहाँ पर ट्यूब इंसर्ट हो रही है उसके चारों तरफ आप पाल्पेट करें, अगर आपको वहाँ पर क्रिप्टस नज़र आ रहा है तो वो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो ये 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, उससे पहले आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 ये कह रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 36 आवर्स आफ्टर द इंसर्जन ऑफ चेस्ट ट्यूब डाले गए मरीज के 36 घंटे हो चुके हैं। व्हेन असेसिंग द फंक्शन ऑफ 3 चैम्बर क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम यानी वाटर सील ड्रेनेज लगा हुआ है। द नर्स आइडेंटिफाई दैट द वाटर इन द वाटर सील ड्रेनेज इज नॉट फ्लक्चुएटिंग। वाटर इन द वाटर अंडर सील ड्रेनेज इज नॉट फ्लक्चुएटिंग। व्हाट इनिशियल एक्शन शुड द नर्स टेक? देखिए बच्चे, वाटर सील ड्रेनेज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं एक पूरी अलग कंप्लीट वीडियो वाटर सील ड्रेनेज में बना दूंगा। फिलहाल आपको इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें 3 बॉटल्स होती हैं, उन बॉटल्स का फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो एक वाटर सील चैम्बर होता है बच्चे, मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहली जो बॉटल है वो फ्लूइड ड्रेनेज बॉटल है, सेकंड अंडर वाटर सील बॉटल होती है और थर्ड सक्शन कंट्रोल बॉटल होती है। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अंडर वाटर सील्ड जो बॉटल है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे? याद रखना, क्वेश्चन बहुत कॉमन है। कुछ ही कंडीशन में फ्लक्चुएशन रुक सकता है। देखो, वाटर सील ड्रेनेज में नॉर्मल फ्लक्चुएशन हो रहा है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ। पहला क्वेश्चन कि वाटर सील ड्रेनेज है, उसमें जब मरीज सांस अंदर ले रहा है और बाहर छोड़ रहा है तो उसके साथ फ्लक्चुएशन हो रहा है नॉर्मल। पहला क्वेश्चन नॉर्मल होता है ये। सेकंड कंडीशन, अगर उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है? अगर उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है तो आपको एयर लीक के लिए देखना है। अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा बबलिंग हो रही है तो आपको एयर लीक के लिए देखना है। और अगर फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है तो आप सीधा डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कर सकते हैं आप क्या करेंगे? चेक फॉर किंक। आप किंक के लिए चेक करोगे। आप देखोगे कहीं से वाटर सील ड्रेनेज की जो ट्यूब है वो मुड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि अगर वो मुड़ी हुई रहेगी तो उससे क्या होगा, जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं होगा। तो आप किंक के लिए चेक करोगे अगर उसमें ऑसिलेशन नहीं हो रही है तो, ठीक है। दूसरा, हो सकता है कि उसमें लूप बन गए हो ट्यूब में, उस कंडीशन में भी आपको ऑसिलेशन नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा, ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो, उस कंडीशन में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा ऑसिलेशन। और फोर्थ, लंग्स री एक्सपेंड हो चुके हो, लंग्स दोबारा से री एक्सपेंड हो चुके हो, उनमें अब एयर नहीं बची हो। तो सिर्फ ये 4 ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपको फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगी। अगर किंक हो, कहीं से दब रखा हो, लूप बन रखा हो, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो ट्यूब में, या फिर लंग री एक्सपेंड हो चुके हो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो कह रहा था कि वाटर सील ड्रेनेज फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। आप किसके लिए चेक करोगे? तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आंसर जाता है फोर्थ वन, दिस वन। चेक द ट्यूब टू एंश्योर दैट इट इज़ नॉट किंक्ड। आप पहले देखेंगे कि ट्यूब किंक ना हो, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है तो नर्स का सबसे पहला काम है कि वो देखे कि कहीं से ट्यूब दबी हुई ना हो, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सिर्फ 4 कंडीशन में फ्लक्चुएशन नहीं होती, या तो दबी हुई है, या लूप बना हुआ है, या ऑब्स्ट्रक्शन है, या लंग्स एक्सपेंड कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर सील ड्रेनेज, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। एक क्वेश्चन नंबर 132 हमसे गलती से छूट गया है, देख लेते हैं। व्हाट नर्सिंग एक्शन विल लिमिट हाइपोक्सिया व्हेन सक्शनिंग अ क्लाइंट एयरवे। अगर आप सक्शनिंग कर रहे हो तो आप हाइपोक्सिया से कैसे मरीज को बचाओगे? अगर आप सक्शनिंग कर रहे हो तो हाइपोक्सिया से कैसे बचाओगे? इसमें डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए, अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इज इंसर्टेड, सही आंसर है बच्चे।
कई बारी आपको पूछा जाता है कि जब आप सक्शन कैथेटर डाल रहे हो ना, उस समय पर आपको सक्शन ऑन नहीं रखना है। एक बार आपने सक्शन कैथेटर अंदर डाल दिया, उसके बाद ही सक्शन को ऑन करना है। याद रखना, डालते समय कभी भी सक्शन को ऑन नहीं करते हैं। एक बार पूरा का पूरा सक्शन कैथेटर अंदर चले गया, उसके बाद ही सक्शन को ऑन करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। आंसर भी यही होगा, अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इज इंसर्टेड। एक बार कैथेटर इंसर्ट हो गया, उसके बाद ही ऑन करें सक्शन को, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब आप सक्शन वापस कर रहे होंगे ना, तो रोटेटिंग मैनर में करते हैं। इस तरीके से रोटेटिंग मैनर में आप सक्शन को बाहर निकालोगे ताकि वो कहीं चिपके ना और वहाँ टिश्यू इंजरी ना हो, वहाँ टिश्यू इंजरी ना हो। दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। सक्शन हमेशा तब करो जब आप ट्यूब अंदर डाल चुके हो, उसके बाद रोटेटिंग मैनर में जब आप वापस बाहर निकाल रहे हो उस समय पे सक्शन करो। रोटेटिंग मोशन में बाहर निकालते हैं। अच्छा, सक्शन से पहले हमेशा मरीज को 100% हाइपर ऑक्सीजनेट करो। हाइपर ऑक्सीजनेट, हमेशा मरीज का सक्शन करने से पहले उसको 100% ऑक्सीजन दो, क्योंकि आप जानते हो कि सक्शन के दौरान ऑक्सीजन कम हो सकती है, इसीलिए पहले ही उसको 100% ऑक्सीजन दे दो। और सक्शन के बाद फिर से मरीज को 100% ऑक्सीजन दो। दो बातें, सक्शन करने से पहले हमेशा मरीज को क्या करो, हाइपर ऑक्सीजनेट करो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्शन पूरा डालने के बाद ऑन करो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्शन रोटेटरी मोशन में करो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या किस चीज़ से बचाता है, वो टिश्यू इंजरी से बचाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्शन करने के बाद 100% ऑक्सीजन दो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सक्शन कितने सेकंड तक करते हैं, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड तक आपको सक्शन करना है, उससे ज़्यादा नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं सक्शनिंग से। पहले हाइपरऑक्सीनेट करो, इंसर्ट करने के बाद ऑन करो, टिश्यू इंजरी से बचाएगा। रोटेटरी मोशन में करो, देने से पहले और देने के बाद 100% ऑक्सीजन दो, और 10 सेकंड से ज़्यादा कभी भी सक्शन ना करो। एक और क्वेश्चन बनता है कि हमेशा सेमी फाउलर पोजिशन में सक्शनिंग करो, ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से सक्शनिंग से, ठीक है। और सक्शन कैथेटर को कहाँ तक इंसर्ट करें, बताइए। सक्शन कैथेटर को कहाँ तक इंसर्ट किया जाता है, या तो आप 4 इंच इंसर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर अंटिल कफ रिफ्लेक्स, जब तक कफ रिफ्लेक्स नहीं आ जाता तब तक इंसर्ट करोगे, या तो 4 इंच इंसर्ट करोगे, या कफ रिफ्लेक्स जब तक नहीं आ जाता तब तक इंसर्ट करोगे, या जब तक आपको रेसिस्टेंस ना मिले, यानी आप सक्शन कैथेटर मरीज के अंदर डाल रहे हो और आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है तो वहीं पर आपको रोक देना है। अंटिल रेसिस्टेंट मेट, जब तक रेसिस्टेंस ना मिले तब तक आप इंसर्ट कर सकते हो। जब तक मरीज को कफ रिफ्लेक्स ना आए तब तक इंसर्ट करना है, या फिर 4 इंच इंसर्ट करना है, ठीक है। और जहाँ पर आपको रेसिस्टेंस मिलता है ना, वहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर खींचते हैं आप सक्शन कैथेटर और वहाँ से सक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 इंच इंसर्ट करो या फिर कफ रिफ्लेक्स जहाँ तक ना आ जाए, ठीक है। इंसर्ट अंटिल कफ रिफ्लेक्स इज इंड्यूस्ड और रेसिस्टेंस इज मेट, ऐसे लिखा होगा आंसर में। और जहाँ पर भी रेसिस्टेंस मेट होता है वहाँ से 2 सेंटीमीटर और ऊपर ट्यूब खींचनी है और उसके बाद आपको सक्शन करना है, या फिर 4 इंचेस हाइपरऑक्सीनेट करना है, 10 सेकंड तक करना है, सेमी फाउलर पोजीशन में करना है। सारे के सारे क्वेश्चन सक्शनिंग से। चलिए एक क्वेश्चन तो आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि सक्शन प्रेशर, क्या बताएंगे आप मेरे को, सक्शन प्रेशर कितना होता है, अडल्ट में कितना होता है सक्शन प्रेशर, चाइल्ड में कितना होता है सक्शन प्रेशर, एंड इन्फेंट में कितना होता है सक्शन प्रेशर। मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा, उससे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि सक्शन प्रेशर अडल्ट में, चाइल्ड और इन्फेंट में कितना कितना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है टारगेट हाई में, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 ये कह रहा है, आफ्टर लैरिंजेक्टमी अ क्लाइंट इज कंसर्न्ड अबाउट इम्प्रूविंग एबिलिटी टू कम्युनिकेट। एक बात सीधे तौर पर याद रखना, घर से ही याद करके जाना, रट लेना, याद रखना, जब भी लैरिंजेक्टमी होती है मरीज बात नहीं कर पाता है तो कम्युनिकेशन के लिए उसको एक थेरेपी देते हैं जिसका नाम है ईसोफेजियल स्पीच। ईसोफेजियल स्पीच का नाम आप लैरिंजेक्टमी के साथ याद रखेंगे। आज के बाद जब भी आप ईसोफेजियल स्पीच सुनेंगे आप लैरिंजेक्टमी का नाम याद रखेंगे।
इसमें मरीज सांस अंदर लेता है, सांस अंदर भरता है और फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसे ईसोफेजियल स्पीच कहते हैं। तो लैरिंजेक्टमी के मरीज को हमेशा किस चीज़ की सलाह दी जाती है? ईसोफेजियल स्पीच। और टारगेट आई में भी ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो डायरेक्टली याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 140 तक हम कर चुके हैं। हमने 127 से आई गेस स्टार्ट किया था, 127 टू 140 हम इस सीरीज़ में कर चुके हैं। मैं पहले की प्लेलिस्ट में कार्डियो पूरी सॉल्व करवा चुका हूँ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पूरी सॉल्व करवा चुका हूँ, और अब हम रेस्पिरेटरी ख़त्म करने जा रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 140 तक यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।